मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 16 दिखावटी बातें नामक नाटक है ना पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, ये जो है नाटक उपेंद्र नाथ अष्ट ने लिखा। इसमें सबसे पहले हम आपको पात्रों का परिचय करा दें। पात्र कौन कौन से हैं। जो सेठ हैं वो प्रांतीय असेंबली की उम्मीदवार, भगवती रसोइया है, रामदेई सफाई करने वाली, संपादक तथा कॉलेज के 2 लड़के, राम लखन नौकर, सेठानी सेठ जी की पत्नी, बलराम सेठ साहब का बेटा। इसमें सब इतने पात्र हैं और इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द जो है सारे संवाद आपको सुनने को मिलेंगे। समय सुबह का है और इस अंक का जो पहला दृश्य है, इस नाटक का पहला दृश्य, सेठ साहब घर के ड्राइंग रूम में बैठे, ड्राइंग रूम माने बैठक, ड्राइंग रूम में बैठे समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। टेलीफोन की घंटी बजती है। सेठ समाचार पत्र फेंकते हुए, हेलो हेलो, जी हाँ आप, अच्छा आप हरिजन और दलित सभा के मंत्री हैं, कहिए कल का जलसा कैसा रहा। अच्छा, आपके भाषण के बाद सभी दलित मेरे पक्ष में वोट देने को तैयार हो गए। आपने भी खूब कही। मैंने तो अपना सारा जीवन दलितों और गरीबों को ऊपर उठाने में लगा दिया है। अब बच्चों को ही लीजिए, हमारे घरों में उनकी क्या दशा है। उनका लालन पालन, शिक्षा सब कितनी पुरानी पद्धति का है। बात बात पर डांट फटकार, सब डरपोक और दब्बू बनकर रह जाते हैं। उन्हें सेठ जो है वह ड्राइंग रूम में बैठे समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तभी फोन की घंटी बज उठती है और वे समाचार पत्र फेंकते हुए यानी अखबार फेंकते हुए फोन को उठाते हैं। हेलो हेलो, हाँ कौन, अच्छा आप हरिजन और दलित सभा के मंत्री बोल रहे हैं, कहिए जो कल का जलसा था, जो कल की सभा थी वो कैसी रही। अब जो मंत्री जी हैं वो सेठ जी की तारीफ कर रहे हैं कि आपके जो है आप हरिजन दलित सभा, कहिए कल का जलसा कैसा रहा। अच्छा, आपके भाषण के बाद सभी दलित मेरे पक्ष में वोट देने को तैयार हो गए। वो कहते हैं कि आपने जो भाषण दिया उससे सारे दलित वर्ग जो है वो मेरे ही पक्ष में हो गए, हमें वोट देने को तैयार हो गए। आपने भी खूब कही। मैंने तो अपना सारा जीवन दलितों और गरीबों को ऊपर उठाने में लगा दिया। सेठ जी ने कहा, अरे अरे भाई आप हमारी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। मैंने तो अपना सारा जीवन दलितों और गरीबों को हमेशा ऊपर उठाने में लगा दिया है। अब बच्चों को ही लीजिए, हमारे घरों में उनकी क्या दशा है। उनका लालन पालन, शिक्षा सब कितनी पुरानी पद्धति का है, यानी पुराने तरीके का है। जो उनका पालन पोषण है, उनकी पढ़ाई लिखाई है, सब पुराने ढंग की है। बात बात पर डांट फटकार, घर में जो है छोटी छोटी बातों पर बच्चों को डांटा जाता है, फटकारा जाता है, जिसके कारण वे डरपोक और दब्बू बनते जाते हैं। बलराम भीतर आकर, सेठ साहब का बेटा है ये बलराम, भीतर आकर, बाबूजी हम मेले। सेठ चोंगे से मुंह हटाकर, गुस्से में, चोंगा ये जो फोन का जो रिसीवर है, चोंगे से मुंह हटाकर, भाग यहाँ से, देखता नहीं मैं टेलीफोन पर बात। उनकी बात पूरी भी नहीं हो जाती, वे अपने बच्चे को भगाते हैं कि भाग यहाँ से, देख नहीं रहा कि मैं फोन पर बात कर रहा हूँ। बलराम जोर से रोते हुए, मेला, बच्चा जो है जोर से रोने लगता है और मेला जाने की जिद करता है। सेठ टेलीफोन पर, उधर जरा शोर हो रहा है, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। सेठ जो है वो टेलीफोन को रख देता है और कहता है कि अभी जरा शोर हो रहा है, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ। चोंगा मेज पर रखते हुए बच्चे का हाथ पकड़, चल निकल यहाँ से। बच्चे का हाथ पकड़कर वह कमरे से बाहर निकाल देता है। सेठ जी बच्चे को एक थप्पड़ लगाते हैं। गुस्से में सेठ जी अपने बच्चे को जोरदार एक थप्पड़ मारते हैं। बच्चा रोते रोते वहीं बैठ जाता है। सेठ जी नौकर को आवाज लगाते हैं, राम लखन, वो राम लखन। राम लखन भागता हुआ आता है, जी बाबूजी। अब बच्चा जो है जोर जोर से वही रोना शुरू कर देता है। सेठ जी का गुस्सा जो है और बढ़ता चला जाता है और वह अपने नौकर राम लखन को आवाज लगाते हैं, राम लखन, वो राम लखन। सेठ बच्चे की ओर इशारा करके, ले जाए इसे, खबरदार या फिर इधर आया, मैंने तुम्हें समझाया था ना। सेठ ने राम लखन को कहा, अपने नौकर से कहा कि इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ, मैंने तुम्हें समझाया था कि इस कमरे में कोई आने ना पाए, फिर ये कैसे आ गया। राम लखन लड़के का हाथ पकड़कर, ले जा रहा हूँ बाबूजी, मार क्यों रहे हैं।
नौकर जो है कहता है सेठ जी से कि अरे बाबूजी ले जा रहा हूँ, बच्चा है, आप इसे मार क्यों रहे हैं? सेठ, हाँ सुनो, कोई भी आए तो पहले खबर देना, समझे, नहीं तो तुम्हारी भी पिटाई कर दूंगा। सेठ जी नौकर को हिदायत देते हुए कहते हैं कि अगर कोई आता है तो पहले मुझे खबर देना, नहीं वरना मैं तुम्हारी भी पिटाई करूंगा। चोगा उठाकर, हेलो, अभी आप हैं? तो मैं कह रहा था कि पूरे प्रांत में मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने पाठशालाओं में शारीरिक दंड तत्काल बंद करने पर जोर दिया। शारीरिक दंड यानी जो अध्यापकगण जो है बच्चों को मार देते हैं, पीट देते हैं, यह सजा देना मैंने ही बंद करवाया है। घर के नौकरों को ही ले लें, उन पर कितना अत्याचार किया जाता है। इस अत्याचार के विरुद्ध मैंने नौकर यूनियन स्थापित की है। अब वो अपनी तारीफ करते चले जाते हैं कि आप नहीं जानते कि मैं ही वह पहला व्यक्ति हूँ जिसने स्कूल में बच्चों को ना मारने के लिए जो मुद्दा उठाया, और घर के नौकरों के ऊपर जो अत्याचार होता है उसके लिए मैंने नौकर यूनियन बनाया है, और मैं चुना गया तो वहाँ अब इन सब की सेवा करूँगा। और अगर मैं चुनाव में जीत गया और मैं चुना गया तो मैं इन सबों की सेवा अवश्य करूँगा। राम लखन, बाबूजी सफाई। फिर राम लखन आ जाता है। सेठ क्रोध से, ठहर मूर्ख, नहीं नहीं, मैं तो नौकर से। खिसियानी हंसी, ये करके हंसता है। हाँ तो आप घोषणा करवा दें। जी हाँ, मैं कल अवश्य जल्द से मैं आऊँगा। क्या करूँ, अवकाश ही नहीं मिलता। अच्छा नमस्कार। अब वह जो है अपनी बात, नौकर उनका आता है बीच में, कहता है कि बाबूजी यहाँ की सफाई करनी है। अब सेठ गुस्सा हो जाते हैं और अपने नौकर को चिल्लाते हैं, ठहर मूर्ख, नहीं नहीं, मैं तो नौकर से। उधर से वो मंत्री जी बोलते हैं कि क्या कहा आपने? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं, अपने नौकर से कह रहा हूँ। और खिसियानी हंसी हंसते हैं। गुस्सा को दबाने वाली हंसी जो होती है वो खिसियानी हंसी कहलाती है। तो आप घोषणा करवा दें। जी हाँ, मैं कल अवश्य जल्द से मैं आऊँगा। और वो मंत्री जी से कहते हैं कि आप घोषणा करवा दीजिए कि कल सेठ जी जो है सभा में आएंगे। क्या करूँ, अवकाश ही नहीं मिलता। ऐसे करके ही करके हंसते हैं। अच्छा अच्छा नमस्ते। नौकर से, तुम्हें कहा था ना इधर मत आना। रामलखन, बाबूजी सफाई करने वाली अपनी मजदूरी मांगत है। अब वह कहते हैं, वह रामलखन कहता है कि बाबूजी जो सफाई करने वाली है वो अपनी मजदूरी मांग रही है। सेठ, कह दो अगले महीने आए। अब सेठ कहते हैं कि कह दो उससे कि अगले महीने आकर के अपनी मजदूरी ले जाए। ये है सेठ, जो कि लोगों के उद्धार के लिए काम करने वाले हैं, दलितों के। अब देखिए पर्दा गिरता है। अब दूसरा दृश्य शुरू हो जाता है। रामदेई का प्रवेश। सेठ, अरे अरे, यो सबको घुसने देगा? रामलखन, बाबूजी मैंने रोका, ये सुनती ही नहीं। रामदेई, बाबूजी, रामदेई कौन? जो सफाई कर रही थी। बाबूजी अर्ज करूं, कुछ पैसा दे दे, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। अब रामदेई कहती है, जो सफाई इतनी देर से कर रही थी, पैसा देते समय जो है सेठ उसे अगले महीने आने के लिए कहते हैं, तो वह अंदर चली जाती है और कहती है कि सेठ जी कुछ पैसा दे दीजिए, घर में एक अनाज भी नहीं है, बच्चे क्या खाएंगे। सेठ बिना देखे, कहा ना अगले महीने आना, जब तब आ जाती है। सेठ जो है अपना काम करते रहते हैं और बिना देखे रामदेई को कह देते हैं कि हमने कहा ना तुमसे कि अगले महीने आना, बिना देखे जो है जब देखो तो चली आती हो। रामदेई, बाबूजी 2 महीने हो गए हैं। आप? सेठ क्रोध से, कह दिया सो कह दिया, जाओ भाग जाओ इसी समय यहाँ से। जब रामदेई यह बताने चलती है कि सेठ जी 2 महीने हो गया, आपने अभी तक मुझे मेरी मजदूरी नहीं दी, तो सेठ जो है गुस्से में आकर के उसे भगा देते। तभी भगवती का प्रवेश होता है। भगवती कौन? उनका रश्मि। भगवती, जय सिया राम जी बाबूजी, हमारा हिसाब कर दीजिए। अब भगवती भी अपना हिसाब कराने आ जाता है। सेठ लापरवाही से, आजकल चुनाव चल रहे हैं, कुछ दिन और रुक जाओ। वह भगवती से कहता है कि आजकल इलेक्शन का माहौल चल रहा है, कुछ दिन और रुक जाओ, पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं। भगवती, और कितना रुकूं, बच्चों को कहाँ से खिलाऊं, बीमार बीबी की दवा। अब वह अपनी मुसीबत सेठ को बताने लगता है कि कितना रुकूं सेठ जी, बच्चे को कहाँ से भोजन कराऊं, बीबी बीमार है, उसकी दवा कहाँ से ले आऊं। सेठ, लो 2 रुपए, फेंकते हुए, अब भागो यहाँ से। और 2 रुपए सेठ फेंक देते हैं, उससे कहते हैं कि अब यहाँ से भाग जाओ। भगवती, सेठ जी मैं तो आज पूरा पैसा लेकर ही जाऊंगा। भगवती भी अब अड़ जाता है, वह कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं पूरा पैसा ले जाऊंगा। सेठ क्रोध से, भाग यहाँ से, नहीं तो चोरी के अपराध में जेल भिजवा दूंगा।
गुस्से में सेठ कहते हैं, यहाँ से अब चले ही जाना 2 रुपए लेकर के, नहीं तो चोरी करने के इल्जाम में तुम्हें जेल में भिजवा दूंगा। हाँ हाँ यही तो करोगे, भगवती कहता है, हाँ हाँ यही तो करोगे, खुद तो चंदे के नाम पर इकट्ठा किया धन। अब भगवती उनकी असलियत बताने लगता है कि और आप करेंगे क्या, खुद तो चंदे के नाम पर धन इकट्ठा करते हैं। सेठ भगवती को पीटते हुए बाहर धकेलते हुए, निकल यहाँ से, राम लखन और दूसरा अखबार लाना। और वह भगवती को मारते हुए उसे बाहर निकाल देते हैं और राम लखन को आवाज लगाते हैं कि दूसरा अखबार ले आओ। राम लखन डरते हुए, जी हाँ, उसे तो बड़े बाबू पढ़ने लगे। राम लखन कहता है कि हाँ हाँ ला रहा हूँ, लेकिन उसे तो बड़े बाबू पढ़ने हैं। सेठ तुझे कहा था सारे अखबार पहले इधर लाया कर, बूढ़े हो गए हैं, अब क्या, जाकर ले आ। अपने आप से मेरा वक्तव्य कितना जोरदार था, छात्रों में हलचल मच जाएगी। अब वह खुद की तारीफ स्वयं करते हैं, कोई सुन नहीं रहा है, और कहते हैं मैंने जो कुछ भी कहा है वह कितना जोरदार था, छात्रों में तो हलचल मच जाएगी। फोन बजता है, हेलो हेलो, कौन साहब? मंत्री होजरी यूनियन। नमस्कार नमस्कार, सुनाइए आपके चुनाव क्षेत्र का क्या हाल है? फिर से फोन आ जाता है होजरी यूनियन के मंत्री का, और वो उनसे पूछते हैं, अच्छा तो और बताइए कि आपकी तरफ चुनाव का क्या हालचाल है? वाह क्या बात है, सब मेरे हक में ही वोट देंगे, मैं कृतज्ञ हूँ। मेरे अपने मुझे वोट देंगे, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। मैं असेंबली में जाते ही मजदूरों की अवस्था सुधारने का प्रयास करूंगा। वो अपना पूरा रास्ता साफ करते हैं, वो कहते हैं, अरे वाह, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि सब मुझे ही वोट देंगे, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं। जैसे ही मैं मजदूरों असेंबली में पहुंचूंगा, मजदूरों की जो दुर्दशा है उन्हें ठीक करने का प्रयास करूंगा। मैं आपकी एक एक मांग पूरी करवाऊंगा। नहीं, काम के घंटे तय होंगे और तनख्वाह पूरी। पूरे 24 घंटे काम नहीं लिया जाएगा, काम को घंटों के हिसाब से बांटा जाएगा और पूरी तनख्वाह दी जाएगी, समय के आधार पर तनख्वाह नहीं दी जाएगी। दरवाजा खुलता है और दुबले पतले से आंखों पर चश्मा लगाए संपादक जी भीतर आते हैं। फिर सेठ जी का दरवाजा खुल जाता है और दुबले पतले से संपादक जी होते हैं, आंखों पर चश्मा लगाए हुए भीतर आते हैं। सेठ संपादक से, बैठिए। टेलीफोन पर, हमारे संपादक जी आए हैं। अच्छा, तो संध्या को आपकी सभा हो रही है, मैं आने की कोशिश करूंगा। और कुछ? अच्छा नमस्कार। फिर वो फोन पर बात करते हैं और कहते हैं कि शाम के समय में आपकी सभा हो रही है, मैं अवश्य आऊंगा। चोगा रखकर संपादक से, कहिए। राम लखन अखबार लेकर आता है। बड़े बाबू बोले पढ़कर ही देंगे, तो थोड़ी देर लग गई। राम लखन अपनी सफाई देते हुए कहता है कि अरे सेठ जी, बड़े बाबू ने कहा कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं पढ़कर ही अखबार दूंगा, इसीलिए इतना समय लग गया। सेठ, अच्छा जा बाहर बैठ, समाचार पत्र देखने लगते हैं। सेठ जो है राम लखन को बाहर भेज देते हैं और समाचार पत्र खोलकर पढ़ने लगते हैं। संपादक, मैं संपादक कुछ कहता है, उसके मुंह से मैं की आवाज निकलने लगती है। सेठ, हाँ हाँ पहले आप ही कहिए। संपादक होठों पर जीभ फेरते हुए, उसका गला सूख रहा है। बात यह है कि मेरी आंखें बहुत खराब हो रही हैं। अब संपादक अपनी समस्या सेठ जी को बताता है कि बात यह है कि मेरी आंख जो है बहुत खराब हो रही है। सेठ, आप डॉक्टर को दिखाइए। कहिए तो डॉक्टर खन्ना के नाम चिट लिख दूं। सेठ कहते हैं संपादक से कि ठीक है, अगर आपकी आंख खराब है तो मुझे बताने से क्या फायदा, आप डॉक्टर को दिखाइए, और अगर आप कहिए तो मैं डॉक्टर खन्ना जो है आई स्पेशलिस्ट, उनके लिए मैं चिट लिख दूं। संपादक, नहीं, वास्तव में मेरी आंख इतना बोझ सहन नहीं कर सकती, क्योंकि वह अकेला संपादक इतना काम कर रहा है। आप तो जानते हैं रात को रोज 2-3 बज जाते हैं, इतना काम है कि। संपादक सेठ से कहता है कि आप तो जानते हैं कि रोज 2-3 बज जाता है रात में, और इतना काम है जिससे मेरी आंखें बोझल होती जाती हैं, थक जाती हैं। संपादक, सेठ तो काम जल्दी निपटा लिया करो। सेठ कहता है संपादक से, तो ठीक है, तो इतनी देर करने की क्या जरूरत है, काम को जल्दी कर लिया करो। संपादक, मैं आपसे पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि आप एक सहायक संपादक का प्रबंध कर दें। यह संपादक अपने लिए असिस्टेंट संपादक मांगता है। दिन को वह आ जाएगा और रात को मैं। दिन में वह सहायक संपादक काम कर लेगा और रात को मैं काम कर लूंगा। सेठ, असंभव, बिल्कुल असंभव। काम तो आपको ही संभालना होगा, 2-4 रुपए वेतन बढ़ा दूंगा। अब वह संपादक से कहते हैं कि नहीं, ये तो असंभव है, कोई दूसरा आ ही नहीं सकता,
जितना भी काम हो रहा है वह काम आप ही करेंगे। हाँ ठीक है, मैं आपकी सैलरी में 2-4 रुपए और बढ़ा दूंगा, आपके वेतन में बढ़ोतरी कर दूंगा। संपादक, मेरा स्वास्थ्य आज्ञा नहीं देता। संपादक कहता है कि अब हमारा स्वास्थ्य इतना खराब रहता है, अब मेरे स्वास्थ्य की तरफ से मुझे यह आज्ञा नहीं मिलती कि मैं इतना बोझ सहन कर पाऊँ, इतना काम कर पाऊँ। सेठ क्रोध से, आप काम छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, 1 नहीं 10 आदमी मिलेंगे। बेकारी, कहते हुए वे रुक जाते हैं। राम लखन भीतर आता है। बाहर 2 लड़के आपसे मिलना चाहते हैं। कोई सेक्रेटरी। राम लखन सेठ के पास आता है और कहता है कि बाहर 2 लड़के जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, कोई सेक्रेटरी करके है। सेठ, जाओ जाओ बुला लाओ। संपादक से, आज के समाचार पत्र में मेरा जो वक्तव्य प्रकाशित हुआ है उसमें मैंने छात्र संघ की दोनों मांगों का समर्थन किया है। मालूम होता है उसका कॉलेज के लड़कों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। आज मैंने जो भाषण दिया है उसमें छात्रों ने जो मांग की थी उसका हमने समर्थन किया है। इस बात का छात्रों पर बहुत असर हुआ है, शायद इसी वजह से वे मुझसे मिलने आए हैं। संपादक मुंह फुलाकर, अवश्य पड़ा होगा। 2 लड़के आते हैं। 2 लड़के, नमस्ते सर। सेठ, नमस्ते, आज का मेरा वक्तव्य कैसा लगा? लड़कों से सेठ पूछते हैं, आज मैंने जो भाषण दिया वो कैसा लगा? एक लड़का, छात्रों में सब और उसी की चर्चा है, बड़ा जोश है सब में। आपने ऐसा भाषण दिया है कि सभी छात्रों में जोश भर गया है। सेठ, आपके मित्र किधर वोट दे रहे हैं? अब सेठ उस लड़के से पूछते हैं कि आपके जितने मित्र गण हैं वो वोट कहाँ दे रहे हैं? पहला, आज के वक्तव्य के बाद तो 75% वोट आपके ही हैं। जो पहला लड़का है वो कहता है, आज आपने जो भाषण दिया है, आज आपने उसमें जो योजना बताई है उसको सुन करके 75% लड़के जो है आपको वोट देने को तैयार हैं। हाँ, विश्वविद्यालय पर जोर डालकर, हॉस्टल मतलब विश्वविद्यालय पर भी जोर डालेंगे और छात्रावास पर भी। सेठ हंसते हुए, अवश्य अवश्य। पहला, हम वर्तमान प्रिंसिपल को हटाना चाहते हैं, वे बहुत अनुशासन प्रिय और कठोर स्वभाव के हैं। लड़का कहता है, पहला लड़का, कि हम चाहते हैं कि जो अभी हमारे स्कूल में जो प्रधानाचार्य हैं उनको हटा दिया जाए, क्योंकि वह बड़े अनुशासन की बात करते हैं और उनका स्वभाव जो है वो बहुत कठोर है बच्चों के प्रति। सेठ गिरी हुई आवाज में, आपकी मांग उचित है, पर इतनी जल्दी यह सब कैसे होगा? सेठ जो है बहुत धीमी आवाज में कहते हैं कि हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आपकी मांग उचित है, लेकिन इतनी जल्दी यह संभव नहीं है। दूसरा, हम कल से हड़ताल करेंगे। आपने छात्रों के अधिकारों का बीड़ा उठाया है, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। वह लड़के सेठ से कह करके जाते हैं कि हम लोग कल से हड़ताल करेंगे। अब चूंकि आपने छात्रों के उत्थान का बीड़ा उठाया था कि छात्रों को जो अधिकार मिलना चाहिए वह मिले, तो जो है हम लोग इसीलिए आपके पास आए हैं और कोई बात नहीं। सेठ अनमने भाव से, यानी बिना मन के, मैं आपका सेवक हूँ, यह हमारे संपादक हैं, आप अपना बयान इन्हें दे दें, यह जितना उचित समझेंगे छाप देंगे। और वे वो दोनों लड़कों से कहते हैं कि मैं कुछ नहीं, मैं तो आप सबका सेवक हूँ। भाई अभी तो इसलिए कहेंगे क्योंकि उनको वोट लेना है, जब वोट ले लेंगे, जब जीत जाएंगे तब न बदलेंगे। अभी तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, कूड़ा उठा देंगे और जो है एक से एक बातें करेंगे, गरीब बच्चों के नाक बहते हुए बच्चों को उठा करके प्यार कर लेंगे, अभी तो वो हर काम कर लेंगे। तो इसलिए जो है वो कहते हैं कि मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपकी सेवा करता हूँ, जो आप कहेंगे मैं करूँगा। और ये जो बैठे हैं ये हमारे संपादक हैं। ऐसा करिए कि आप अपनी बातें इन्हें लिखवा दीजिए, अपना बयान इन्हें दे दीजिए, इनको जितना उचित लगेगा उतना ये अपने हिसाब से छाप देंगे, जिसमें बात बिगड़े भी ना और काम भी हो जाए। दोनों लड़के, ठीक है, हम कल संपादक जी की सेवा में उपस्थित होंगे, नमस्कार। लड़के चले जाते हैं। लड़के बोल कर जाते हैं कि ठीक है सर, कल जो है हम लोग संपादक जी के पास आ जाएंगे, और नमस्कार करके लड़के चले जाते हैं। संपादक मुंह फुलाए, जी अच्छा। संपादक का तो मन है नहीं काम करने का, क्योंकि सेठ जो है उनसे बहुत ज़्यादा काम ले रहा है, किसी एक व्यक्ति पर इतना ज़्यादा बोझ डाले जा रहा है। तो संपादक जी अच्छा कहें, सेठ आप घबराएं नहीं, चुनाव हो ले फिर कोई प्रबंध करूँगा, नया आदमी रखना इस समय ठीक रहे। अब संपादक को सेठ जी आश्वासन देते हैं कि अरे आप घबराइए नहीं, चुनाव खत्म हो जाए
तो फिर मैं कोई ना कोई व्यवस्था कर लूँगा। इस समय किसी नए व्यक्ति को रखना उचित नहीं, क्योंकि जितना आपको मालूम है उतना किसी और को पता नहीं होगा। संपादक लंबी सांस लेकर, बहुत अच्छा संपादक जाता है। संपादक जो है गहरी सांस लेता है, लंबी सांस लेता है और यह कहकर निकल जाता है कि ठीक है। देखिए, चुनाव के समय में व्यक्ति जो है गिरगिट की तरह रंग बदलता है। जो चीजें उसे कभी अच्छी नहीं लगती वह चीज उसे चुनाव के दौरान अच्छी लगने लगती है। झूठी झूठी बातें करना, झूठी चीजों को बढ़ावा देना और अनुशासन प्रिय और कठोर स्वभाव छात्रों के प्रति होना कोई गलत बात तो है नहीं, लेकिन सेठ जी को वोट लेना है वो भी छात्रों से, क्योंकि छात्र जो है अगर वोट देंगे तो ये निश्चय है कि सेठ जीतेंगे और उन्हें विश्वविद्यालय का भी वोट चाहिए और वहाँ के हॉस्टल का भी। तो इस समय वो लड़कों की चाहे जायज मांग हो चाहे नाजायज मांग हो, वो दोनों मांगों को मानने को तैयार हो जाते हैं और कह भी देते हैं कि हाँ ठीक है, अपना बयान लिखवा दो और जब जैसा संपादक जी को उचित लगेगा वह वैसा कार्य कर लेंगे। ये जो होते हैं ये जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो ऐसे ही इनका स्वभाव होता है। इनका स्वभाव घर में कुछ और बाहर कुछ होता है। यह घर में बिल्कुल इनका स्वभाव जो है राक्षसी प्रवृत्ति का होता है, तो बाहर ये देवता बन जाते हैं। चाहे इन्हें कितना भी बुरा क्यों न लगे, किसी का बातचीत करना, किसी का जो है इनके साथ रहना, ये हर चीज को बर्दाश्त करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये नेता इतने स्वार्थी होते हैं कि उस समय अपने स्वार्थ में इतने लिप्त रहते हैं कि इन्हें भले बुरे का ज्ञान ही नहीं होता। ये चाहते हैं कि बस इनका काम बनता जाए, बस चाहे जनता का उद्धार हो या ना हो। उस समय ये सड़क पर झाड़ू लगाने को भी तैयार हो जाते हैं, सारे काम करने को भी तैयार हो जाते हैं। जगह जगह जाएंगे, गली गली मोहल्ले में, कहाँ नल नहीं है, कहाँ शौचालय नहीं है, कहाँ कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, ये सब चीज़ों को देखेंगे। लेकिन जैसे ही जीत जाते हैं और शपथ ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद वे सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो चुनाव के दौरान ये जो है अपनी असलियत किसी को नहीं दिखाते, ये नकली चेहरा लगाए हुए और नकली मुस्कुराहट के साथ जनता के बीच उतरते हैं। तो इस पाठ का शेष भाग आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।